एचआर ये शब्द सुनते ही शायद दिमाग में कागजी काम और नियमों की एक तस्वीर बनती होगी। लेकिन क्या हो अगर यही एचआर किसी कंपनी की सफलता का सबसे बड़ा हथियार बन जाए। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालेंगे जहां सलाद उगाने वाली एक कंपनी ने एचआर को एक रणनीतिक पावर हाउस में बदल दिया। शायद ढेर सारे फॉर्म्स, भर्तियां या थोड़ी उलझी हुई प्रक्रियाएं। आज हम एचआर की इसी आम धारणा को चुनौती देंगे और देखेंगे कि ये उससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ हो सकता है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 500 मिलियन पाउंड। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये उस कंपनी का सालाना टर्नओवर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनी खेतीबाड़ी के एक पारंपरिक व्यवसाय में है। और ये 7,000 ये हैं उन कर्मचारियों की संख्या जो पीक सीजन में काम करते हैं। सोचिए, इतने सारे लोगों के साथ एचआर की भूमिका सिर्फ प्रशासनिक तो रह ही नहीं सकती ना, यहाँ दाव बहुत ऊंचे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। इस पूरी कहानी को हम कुछ हिस्सों में समझेंगे। तो हमारी कहानी का हीरो कौन है? ये है जीज फ्रेश ग्रुप। 1952 में शुरू हुआ एक पारिवारिक खेती का व्यवसाय। जी हाँ, कोई टेक स्टार्टअप नहीं, बल्कि एक खेतीबाड़ी वाली कंपनी जो रणनीतिक एचआर में एक लीडर बनकर उभरी। वाकई दिलचस्प है ना? बस इस पैमाने की कल्पना करके देखिए, रोजाना 30 लाख से ज्यादा यूनिट्स। ये ऑपरेशन इतना विशाल और जटिल है कि इसके लिए एक मजबूत जन रणनीति का होना, हम एक तरह से कहें तो बेहद जरूरी हो जाता है। तो अब एचआर को रणनीतिक बनाने से भी पहले पूरे व्यवसाय को एक बिल्कुल साफ पहचान की जरूरत थी, और जीज ने इसे अपने पीपीवी फ्रेमवर्क से परिभाषित किया। चलिए देखते हैं कि ये पीपीवी आखिर है क्या। ये पीपीवी फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं कंपनी के लिए एक ध्रुव तारे की तरह काम करता है। मतलब उसके हर फैसले को यही दिशा देता है, जिसमें ये भी शामिल है कि वे अपने लोगों का प्रबंधन कैसे करेंगे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। लोगों का विकास ये कंपनी के लिए कोई बाद में जोड़ा गया विचार नहीं था। नहीं, ये तो उनके मूल दर्शन, उनके डीएनए का ही एक हिस्सा था। तो अब सवाल ये था, एचआर विभाग इस शानदार दर्शन को एक ठोस एक्शन में लाने लायक रणनीति में कैसे बदल सकता है? यहीं पर एंट्री होती है ग्रुप एचआर निदेशक बेवर्ली डिक्सन की। उन्होंने 3 सरल और बहुत यादगार स्तंभ बनाए: शानदार लोग, शानदार संस्कृति और शानदार प्रदर्शन। बस यही एचआर रणनीति का आधार बना, जो सीधे सीधे कंपनी के लक्ष्यों को दिखाता था। और सच कहूं तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। एचआर रणनीति को कहीं अलग से नहीं बनाया गया, इसे तो कंपनी के डीएनए से ही बुना गया था। यही वो कदम है जो एचआर को एक सपोर्ट फंक्शन से उठाकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना देता है। बेवर्ली डिक्सन का ये बयान इस रणनीति के असली प्रभाव को दिखाता है। एक जैसी भाषा और एक जैसा नजरिया, इसने इस विशाल और अलग-अलग हिस्सों में बंटी कंपनी को एकजुट करने में वाकई मदद की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीन्स ने इन 3 स्तंभों को जमीनी हकीकत में कैसे उतारा। क्योंकि देखिए, योजनाएं बनाना एक बात है और उन्हें लागू करना वो बिल्कुल दूसरी। ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कहती है। उन्होंने अपनी संस्कृति को बस लंबे समय तक काम करने वाली मानसिकता से बदलकर एक ऐसी जगह बनाया जहां लोगों की एनर्जी, उनकी नींद और उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है। सच में ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और ये सब सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सीधे विदेशों से भर्ती करके, कर्मचारियों को भविष्य के स्किल्स सिखाकर, और तो और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से ज्यादा पेमेंट करके अपनी कमिटमेंट को साबित किया। ये बहुत ठोस कदम थे। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या एचआर के इस रणनीतिक नजरिए का वास्तव में कोई फायदा हुआ? क्या इससे बिजनेस पर कोई पॉजिटिव असर पड़ा? आइए अब नतीजों पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़ा मौसमी कर्मचारियों की वापसी दर का है। 40% से ज्यादा कर्मचारी हर साल काम पर वापस आते हैं। अब ये किसी भी कंपनी के लिए एक सकारात्मक माहौल और निष्पक्ष व्यवहार का एक बहुत बड़ा संकेत है। यहाँ साफ दिखता है कि जीज ने अपने लोगों में कैसे निवेश किया। उनका जो शुरुआती वेतन था वो राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से काफी ज्यादा था। इसका सीधा मतलब ये था कि वे सबसे अच्छे लोगों को अपनी तरफ खींच सकते थे और उन्हें रोक कर भी रख सकते थे। और इसका जो रणनीतिक प्रभाव है वो यहाँ साफ दिखता है।
कंपनी ब्रेग्जिट जैसे बड़े बाहरी झटकों से निपटने, नई तकनीक अपनाने और एक मुश्किल कम मार्जिन वाले उद्योग में भी मुनाफा कमाने में सक्षम रही। ये सब उनके लोगों में किए गए निवेश का सीधा परिणाम था। तो इस पूरी केस स्टडी से मुख्य सीख क्या मिलती है? सलाद उगाने वाली एक कंपनी हमें किसी भी उद्योग में एचआर के बारे में आखिर क्या सिखा सकती है? तो सबक क्या है? पहला, एचआर की रणनीति को बिजनेस की मेन रणनीति से जोड़ें। दूसरा, लोगों में निवेश को खर्च नहीं बल्कि एक प्रतिस्पर्धी बढ़त के तौर पर देखें। और तीसरा, ये बात हमेशा याद रखें कि आखिर में लोग ही किसी कंपनी को दूसरों से अलग और बेहतर बनाते हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर खेती जैसा एक पारंपरिक उद्योग अपने लोगों में निवेश करके अपने पूरे व्यापार को बदल सकता है, तो जरा सोचिए कि दूसरे उद्योगों में क्या-क्या संभावनाएं छिपी हैं।